सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान अपनी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार एग्रीकल्चर पर ही करता है। मुल्क की मजमूई GDP में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 22% से ज़ायद है और 44% अफराद ज़राअत से वाबस्ता हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में फसलों का हिस्सा 35% है, जंगलात 2.13% हैं, लाइफ स्टॉक 61% हैं, पोल्ट्री और माहीगीरी 4% के करीब बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक मुल्क में गंदम की पैदावार में 50% कमी का खदशा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी मुख्तलिफ फसलें और फलों की अक़साम पहले ही मुतासर हो चुकी हैं और मजीद भी हो रही हैं। इन तमाम परेशानियों और ख़तरात के बावजूद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फसलें काश्त करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। फसलों की काश्त के लिहाज से 4 फसलें यानी कपास, गंदम, गन्ना और चावल ज़्यादा अहम है। कपास की फसल मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है, जिसका ज़राअत में हिस्सा 4.1% है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामदी शोबे यानी टेक्सटाइल का खाम माल कपास से ही हासिल किया जाता है। कपास की पैदावार में तकरीबन 7% कमी वाक़ हुई है क्योंकि उसके काश्तकार अब गंदम और गन्ने की काश्त को तरजीह दे रहे हैं। मुल्क में जंगलात का कुल रकबा महज 5% है, यानी मुल्क में 4.5 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर जंगलात हैं। लाइव स्टॉक ज़राअत का बड़ा ही अहम कंपोनेंट है। पाकिस्तान दूध और गोश्त की पैदावार में नुमाया मुकाम रखता है। पाकिस्तान दूध पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान ने तकरीबन 65 मिलियन टन दूध और 5 मिलियन टन गोश्त पैदा किया। पोल्ट्री भी लाइव स्टॉक का एक अहम हिस्सा है, जिसमें सरमायाकारी में 9.1% का इजाफा हुआ। फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर आलमी निज़ाम का बड़ा ही अहम हिस्सा है। इस सेक्टर से मुंसलिक छोटे काश्तकार आगाही ना होने की वजह से कदीम और रिवायती काश्तकारी के तरीक़ाकार के तहत काश्तकारी करते हैं, जिसकी वजह से बेहतर और मयारी पैदावार हासिल करने में मुश्किलात आड़े आ जाती हैं। ग्लोबल हार्वेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के मसाइल और क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़राब फसल की पैदावार ने दुनिया भर में 50 करोड़ छोटे काश्तकारों का रोज़गार ख़तरे में डाल दिया है। इसीलिए दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के लिए मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्टिकल फार्मिंग, डेटा साइंस और फार्मिंग ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं और इन टेक्नोलॉजीज का मकसद मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत, फूड और बैलेंस डाइट की बढ़ती तलब और दीगर मसाइल को हल करना है। डिजिटल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल टूल्स, बायोटेक्नोलॉजी और जदीद प्लांट ब्रीडिंग के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लाई जा रही है। ज़राई टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में जदीद मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कम वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। चाइना के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है। 1.4 बिलियन से ज़्यादा आबादी के साथ चीन अपने लोगों के लिए ज़राई शोबे पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। चीन की काबिल काश्त अराज़ी तकरीबन 120 मिलियन हेक्टेयर है। इस वक्त चीन अपने तैयार करदा बीजों से 95% तक फसलें उगा रहा है। चावल और गंदम की पैदावार ज़रूरत की 100% तक पहुँच गई है। पाकिस्तान की मईशत हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड करती आई है। पाकिस्तान की टोटल $31 बिलियन की एक्सपोर्ट में से $24 बिलियन ज़राअत या फिर ज़राअत पर मबनी सनतों के तैयार करदा सामान से कमाए जाते हैं। लेकिन ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान ने $4 बिलियन की कपास, $2 बिलियन की गंदम, $4.5 बिलियन का खुर्दनी तेल और $0.5 बिलियन की दालें इंपोर्ट करके तकरीबन $12 बिलियन का ज़र मुबादला ज़ाय कर दिया है। हर साल पाकिस्तान की आबादी न्यूजीलैंड की कुल आबादी के बराबर बढ़ रही है। मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 18 मिलियन एकड़ बंजर ज़मीन इस वक्त बेकार पड़ी हुई है, जो GDP में तकरीबन $34 बिलियन का इजाफा कर सकती है। अब इस बंजर ज़मीन को कैसे काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन के ज़रिए कैसे कम खर्चों में अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, कैसे ये अवेयरनेस एक आम किसान तक पहुँचाई जा सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम ज़फ़र साहब CEO हैं पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे एक आम किसान के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, कर्ज़ों के इशूज़ हैं, उनके पास फाइनेंसेस के मसले हैं, जो टेक्नोलॉजी है उससे तो वो इस वक्त बहुत ही दूर नज़र आ रहे हैं। ये इशूज़ कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं इन जो इस वक्त हमारे वसाइल हैं उनमें रहते हुए? पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने का। देखिए, आपने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर जिन बातों का जिक्र किया उससे ये बात साफ जाहिर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत ही वसी सेक्टर है। इसको अगर मैं 4 हिस्सों के अंदर ब्रेक करूं तो पहला हिस्सा एग्रीकल्चर इनपुट्स का है, जो सीड्स और खादें, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हम फसलों के अंदर डालते हैं। जो दूसरा हिस्सा है इसका एग्रीकल्चर का, वो अच्छी फार्मिंग कैसे करनी है, पैदावार कैसे बढ़ानी है, पानी कैसे बचाना है।
उस पर फोकस करता है। तीसरा हिस्सा मार्केट्स का है, जिससे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का ताल्लुक है। हम मार्केट्स को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। इस वक्त हमारी जो मार्केट्स हैं वो 1897 के एक ग्रेन मार्केट्स एक्ट है प्री पार्टीशन का। एसेंशली अगर उसकी स्पिरिट को देखा जाए तो ये कानून एसेंशली 125 साल पुराना कानून है। उस वक्त मवासलाती ज़राए बिल्कुल ना होने के बराबर थे और ये ज़रूरी था कि लोग अपनी फसलें काट के मंडियों के अंदर लेकर आए, थड़ों के ऊपर उतारें, वहाँ पे लोग खरीदार आए, बोलियां लगाएं और उनको खरीदें। स्टोरेज वगैरह की बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। और चौथा जो हिस्सा है वो इसकी डिमांड चेन है। जब मिलर्स या एक्सपोर्टर्स इसको फसलों को खरीदते हैं तो वो उसके साथ कैसे क्या करते हैं, उसको कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि ये बहुत वसी सेक्टर है, एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के लिए जो मार्केट्स का सेगमेंट है, जो तीसरा हिस्सा मैंने आपको बताया, उनको एफिशिएंट बनाने हमारा फोकस है इस वक्त। जैसे मैंने कहा कि हमारी मंडियां बहुत इनएफिशिएंट है, प्राइस डिस्कवरी बहुत पुअर है, वेस्टेज बहुत ज्यादा है, फार्मर को अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिलती, डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि आपका अच्छा हार्वेस्ट है या बुरी हार्वेस्ट है, सारा एक ही भाव पे बिकता है। तो जब तक हम इन मार्केट्स को एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, फार्मर को अपनी हार्वेस्ट की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, जो मिलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जो यूज करते हैं, उनको एफिशिएंट तरीके से अपनी इनपुट्स नहीं मिलेंगी, तब तक हमारा कंज्यूमर सफर करता रहेगा। और ये इन्फ्लेशन के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह भी है। तो मार्केट्स को अगर हम एफिशिएंट कर देंगे तो कम से कम एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एग्रीकल्चर सेक्टर का एफिशिएंट हो जाएगा और उसके फिर दूरस नताइज सामने आएंगे बाकी एरियाज के अंदर भी। ठीक है, तो खुर्रम साहब, ये मार्केट एफिशिएंट करने से ज़रा ये आपकी इस वक्त मुराद क्या है? जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि फार्मर को उसका वो जो एक उजरत या मुआवजा उस तरीके से नहीं मिलता जो वो उसका हक होता है, उसकी वजह भी ये है कि शायद उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके पास फाइनेंसिंग का इतनी फैसिलिटी नहीं होती और फिर वो जो भी उसको कीमत मिलती है औने पौने दामों वो अपनी फसल बेचने पर मजबूर हो जाता है। तो एक उसकी मजबूरी का भी फ़ायदा उठाया जाता है। ये एफिशिएंट मार्केट से क्या मुराद है आपकी? देखिए, इस वक्त हमारे मंडियों का जो निज़ाम है वो छोटे फार्मर को फेवर नहीं करता। अगर आप अपनी हार्वेस्ट उठा के एक मंडी में लेके जाते हैं, आपके पास इस वक्त आज के दिन में कोई मुतबादिल नहीं है कि आप वहां पे जाएं और अपनी फसल को बेचें जो भी आपको कीमत मिली है, क्योंकि ना आपके पास स्टोरेज फैसिलिटीज हैं एडिक्वेट, ना आपके पास एक प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी का तरीका है। जो भी आड़ती आपको कीमत देता है, आप चुप करके वो पैसे पकड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। नए और एफिशिएंट मार्केट्स से मुराद मेरी ये कि बजाय इसके कि हम मंडियों के अंदर आड़तियों के पास अपनी हार्वेस्ट लेके जाएं, पूरे मुल्क के अंदर एक जाल बिछा दें एक्रेडिटेड वेयर हाउसेस का। ये वेयर हाउसेस दुनिया में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के और उनकी मैनेजमेंट के, उनको फॉलो करें, जिसके अंदर फार्मर अपने नज़दीकी वेयर हाउस के अंदर अपनी हार्वेस्ट लेकर आए, वहाँ पे एक थर्ड पार्टी लाइक SGS या वालेस उसको वे करे, उसको ग्रेड करे और उसके वजन के मुताबिक और ग्रेड के मुताबिक फार्मर को एक वेयर हाउस रिसीट इशू करते हैं। वो वेयर हाउस रिसीट लेके फार्मर के पास अब दो चॉइसेस होंगी। एक तो उसे ये पता है कि उसका हार्वेस्ट, उसकी फसल एक एक्रेडिटेड वेयर हाउस के अंदर सिक्योरली पड़ी हुई है। अगर वो चाहे तो उसको उस दिन बेच दे, वो चाहे तो 5 दिन बाद बेचे, चाहे तो 1 महीने के बाद बेचे। लेकिन हमारे फार्मर के पास कैश फ्लो का बहुत मसला होता है। अब चूंकि हमने इसकी फसल को बैंकेबल कर दिया है, उसकी प्रॉपरली वेइंग और ग्रेडिंग करके एक सिक्योर वेयर हाउस के अंदर उसको डाल दिया है, बैंक्स अब फार्मर को लेंडिंग कर सकते हैं उस फसल के अगेंस्ट। उस लेंडिंग को कैश की सूरत में भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी प्रेफरेंस है, जिसको हम इवेंजलाइज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एग्री इनपुट सप्लायर्स जो सीड्स, डीजल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, उन्हीं वेयर हाउसेस के अंदर उनकी जो अगली फसल के इनपुट्स हैं वो पड़ी हों, फार्मर अपनी कमोडिटी को जमा करवाए, उसकी फाइनेंसिंग से वो अगले फसल की इनपुट्स खरीदे और वापस जाके अपनी अगली फसल लगाए। और जब भी कीमत उसके मिजाज के मुताबिक हो, उसको पसंद है कि मैं इस कीमत पे अपना माल बेचना चाहता हूँ, वो उसको बेचे। और जब तक वो बेचता नहीं, वो वेयर हाउस वाले को स्टोरेज की एक फीस अदा करे। ये अगर हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कमोडिटी की एक नेशनल लेवल प्राइस डिस्कवरी होगी। लाहौर की मंडी में अगर
एक बहुत बड़े जमींदार के 50 ट्रक आलू लेकर आ जाए तो लाहौर की मंडी के अंदर कीमत गिर जाती है। रायवट की मंडी जो उससे 30-40 किलोमीटर दूर है, वहां पे कीमत ज्यादा होगी। तो हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में किसी भी कमोडिटी की उसके ग्रेड के मुताबिक एक कीमत हो और उस कीमत पे बाइंग और सेलिंग हो। दूसरा जो इस वक्त निज़ाम है कमीशन एजेंट्स का, वो 2, 3, 4, 6% तक कमीशन लेते हैं फार्मर का माल बेचने के लिए। आई थिंक अब जो जिस तरह के सिस्टम इन्विजन कर रहे हैं उसके अंदर हम 1 या 2% कमीशन के साथ, ब्रोकरेज कमीशन के साथ ये काम बड़ा एफिशिएंटली कर सकते हैं और इसका फायदा फार्मर्स को भी होगा, उसको बेहतर प्राइस मिलेगी, और मिलर्स को और एक्सपोर्टर्स को भी होगा, उनको भी बेहतर प्राइस मिलेगी, और इवेंचुअली हमारा कंज्यूमर इसका बेनिफिशियरी होगा। और कौन साहब, अभी अगर ये इस चेन को डेवलप करना है या इस तरह फार्मर को ये बेहतर फ़ायदा पहुंचाना है, अब इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर खुद ही इनिशिएटिव लेगा, प्राइवेट सेक्टर्स को और जो हमारे फाइनेंसर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा, या इसमें कोई फूड मिनिस्ट्री का भी कोई रोल आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी? चूँकि अगर थ्रू आउट द कंट्री आपको इसको करना है तो कहीं हुकूमत की कोई सपोर्ट दरकार होगी आपको इस? देखिए, हमने जो इसकी फिजिबिलिटी बनाई है, ये एक कमर्शियली बहुत फीजिबल प्रोजेक्ट है। सिर्फ ये है कि चूंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग और सेलिंग एक रेगुलेटेड एक्टिविटी है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रेगुलेट करती हैं। अभी पंजाब के अंदर रिसेंटली 2018 के अंदर और फिर 2021 में उसको रिवाइज किया गया, पैमरा का कानून आया जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जो मुख्तलिफ एरियाज को जहाँ पे नोटिफाई करेगी, उससे रिलेटेड एक मंडी क्रिएट करेगी, मंडी में एक मार्केट कमेटी होगी और वो उसकी मंडी के ऑपरेशंस को रेगुलेट करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो कानून है, इसके अंदर एक वर्चुअल मार्केट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप 4 दीवारों के बीच में एक मंडी हो, उसके अंदर आप अपना फसल को लेकर आए। आप ये नेटवर्क वेयर हाउसेस के अंदर कहीं भी अपनी फसल जमा करवा सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक या वर्चुअल मार्केट के अंदर आप अपनी फसल की खरीदो फरोख्त का काम भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें डेफिनेटली हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। पंजाब में चूंकि 60-65% एग्रीकल्चर पंजाब के अंदर होता है, पंजाब की हुकूमत इसमें काफ़ी एक्टिव है। इन्होंने अपने जो ये कानून जिसकी मैं बात कर रहा था, ग्रेन मार्केट्स एक्ट, उसको काफ़ी चेंज किया। अभी भी इसमें थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन वो काफ़ी एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई थिंक हम ये भी चाहते हैं कि इस सारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ये डॉक्यूमेंटेड फोल्ड के अंदर आए। उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसके लिए हमें कोई इंसेंटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे। उन लोगों को जो इस वक्त बाइंग और सेलिंग करते हैं, कैश के ऊपर करते हैं, उनको इंसेंटिव्स दें कि वो इन ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेड मार्केट्स के अंदर आके अपनी बाइंग और सेलिंग करें। स्टोरेज फैसिलिटीज, जब इन्वेस्टर्स आके इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारे सूबाई हुकूमतें हैं, वो गंदम को अगर ले लें तो 5-6 मिलियन टन गंदम खरीदती हैं। सो अपनी डिमांड के मुताबिक वो इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कैपेसिटी बुक कर सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा मजीद कंफर्ट बढ़ जाएगा और बिजनेस मॉडल उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो हमें डेफिनेटली ज़रूरत है सूबाई हुकूमतों की भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि वो इंसेंटिव्स क्रिएट करें इन मार्केट प्लेयर्स को। एक नई मंडी, अगर हम इसको एक नाम देना चाहें, नई मंडी के ऊपर आके बाइंग और सेलिंग करें। और कौन सा इस नई मंडी के तहत क्या जो हमारे इस वक्त मुल्क की जो फसलों की मकदार या तादाद है, क्या उनको भी बढ़ाया जा सकता है? और उसमें अगर इनोवेशन लेकर आनी है, नई टेक्नोलॉजीज़ का उसमें इस्तेमाल करना है, या वर्टिकल फार्मिंग है, डेटा साइंस है, फार्मिंग ड्रोन्स हैं, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम है, तो ये इस तरह की अगर टेक्नोलॉजीज़ हमारे फार्मर्स को यूटिलाइज़ करने या उनसे अवेयरनेस उनको चाहिए, तो उसके लिए लैंडिंग फाइनेंसिंग बड़ा इशू होता है। क्या इस मार्केट के थ्रू इस लैंडिंग या फाइनेंसिंग के इशू को भी कंसीडर किया जा सकता है और ये भी सॉर्ट आउट हो सकता है फार्मर्स के साथ मिलकर? बिल्कुल, ये इस नई मंडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि फार्मर की जो प्रोड्यूस है वो बैंकेबल बन जाएगी, एक ऐसा कोलैटरल बन जाएगी जिसके अगेंस्ट बैंक्स आपको लैंडिंग कर सकते हैं। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। अगर आप किसी आड़ती के थड़े पे जाके अपना माल उतारते हैं, ना उसकी वेइंग होती है प्रॉपर, ना उसकी ग्रेडिंग होती है, और वो हाथों हाथ बिक जाता है, उसका वो कोलैटरलाइजेबल नहीं है, उसको उसके अगेंस्ट बैंक लैंडिंग नहीं कर सकते। लेकिन इस सूरत में ये मुमकिन होगा। फार्मर को अपनी हार्वेस्ट, अपनी फार्मिंग बेहतर बनाने के लिए जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, उसके लिए उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। और जब तक हम ये मसला हल नहीं करेंगे उनके लिए, तब तक बहुत मुश्किल है कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
जब तक फार्मर को ये इंसेंटिव नजर नहीं आएगा कि अगर मैं बेहतर सीड इस्तेमाल करूंगा, बेहतर निगहदाश्त करूंगा अपनी फसल की, उसकी वजह से मुझे बेहतर कीमत मिलेगी, तब तक उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कोई भी चीज डिफरेंट करने का। वो जो मुख्तलिफ जनरेशन से काम करता आ रहा है उसी तरीके से करता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि मंडी में जाऊंगा, ग्रेड ए हो, बी हो, सी हो, कीमत उसको रफली वही मिलनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी इस वक्त टोटल इंपोर्ट्स हैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर और कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर, वो $24 बिलियन। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक उड़ान पाकिस्तान नाम के प्लान को अनाउंस किया और उसमें उनका फोकस भी आईटी और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। तो इसका मतलब अगले 5 सालों में गवर्नमेंट का एक बड़ा फोकस है एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए, इसको फ़रोग देने के लिए। हम अपनी इस मार्केट के कॉन्सेप्ट को अगर बेहतर तरीके से अडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में, जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें किस हद तक इजाफा हो सकता है? बिल्कुल, देखें जो मंडी में इस वक्त जिस तरीके से माल बिकता है, खरीदार खुद फिजिकली प्रेजेंट होता है, वो कमोडिटी को इंस्पेक्ट करता है, अपनी तसल्ली करता है कि जो वो खरीद रहा है वो उसके पसंद का माल है या नहीं है। जब तक हम स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस नहीं करते इस वैल्यू चेन के अंदर, हम उन एक्सपोर्टर्स को जो दूसरे मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमसे इंपोर्ट करना है सामान, जब तक उनको ये तसल्ली नहीं होगी कि जो सामान वो खरीद रहे हैं वो उसी ग्रेड का है, उसी वेट का है और उन्हीं स्पेसिफिकेशन के मुताबिक स्टोर हुआ है और ट्रांसपोर्ट होगा, तब तक हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसके अंदर फार्मर्स भी कनेक्टेड हैं, मिलर्स भी कनेक्टेड हैं, एक्सचेंज भी कनेक्टेड है, वेयर हाउस ऑपरेटर्स भी कनेक्टेड हैं, वेयर्स और ग्रेडर्स भी कनेक्टेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज भी कनेक्टेड हैं, बैंक्स भी कनेक्टेड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी कनेक्टेड हैं। इस सब इकोसिस्टम को चलाने के लिए एक एंकर की जरूरत है, जो अभी तक नहीं था, लेकिन हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज उस एंकर का किरदार अदा करे और इन सारे पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा लेके चले, क्योंकि इस बात को कोई डिनाई नहीं करता कि हर पार्टिसिपेंट के लिए एक इसमें कमर्शियल और फीजिबल बिजनेस केस है। लेकिन चूंकि इन 7, 8, 9, 10 पार्टनर्स को इकट्ठे लेके चलना है, जब तक एक एंकर एक कंसर्टेड एफर्ट नहीं करेगा इनको इकट्ठा लाने में और इसको इन मार्केट्स को डेवलप करने में, और इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इट कुड नीड tens of millions of dollars, if not hundreds of millions of dollars, to develop these markets. आप सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं कई, जिन्होंने $100 मिलियन रेस किए हैं जस्ट टू डू बाइंग एंड सेलिंग, B2B बाइंग एंड सेलिंग। या एयरलिफ्ट का एग्जांपल ले लें, जिसने ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। सो इस स्केल को, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर को प्रॉपरली ये नई मंडी के कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और फिर खुर्रम साहब, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? हमारा लोकल इन्वेस्टर इस वक्त इंटरेस्टेड है इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो 2 बड़े मेजर स्टेक होल्डर्स हैं यानी बैंक्स और फार्मर्स, उनका इस पर कैसा रिस्पांस है? चूँकि आमतौर पर लॉन्ग टर्म लैंडिंग नहीं होती फार्मर्स को, बहुत शॉर्ट टर्म होती है। अभी उनकी फसल का टाइम पूरा नहीं होता कि उनके कर्जा वापस करने का टाइम आ जाता है, और फिर वो एक प्रेशर और वो उस सिचुएशन से वो गुजरते हैं। तो ये इन तमाम स्टेक होल्डर्स का इस पर रिस्पॉन्स कैसा, और फिर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से जनरेट होगी इसकी? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि आजकल ये जो ADR का प्रेशर है बैंक्स के ऊपर, बैंक्स आर लुकिंग फॉर वेज टू डू लैंडिंग टू न्यू क्लाइंट्स। अगर हम देयर इज एन इंसेंटिव, बैंक्स के पास इंसेंटिव है कि इस इकोसिस्टम का हिस्सा बने और उसमें कंट्रीब्यूट करें। हमें PMX ने 7-8 साल पहले गालबन एक छोटा सा पायलट किया था मिर्चों के साथ, जिसमें हबीब बैंक ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन फॉर वन रीजन अनदर वो स्केल नहीं कर सका, प्राइमरली बिकॉज जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो गालबन उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। दूसरा, हम ये कर रहे हैं कि इसको टुकड़ों में तोड़, हम लाइक वेयर हाउस का एग्जांपल ले लें, इसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वेयर हाउसेस डेवलप करने में। हम ये नहीं चाहते कि एक बहुत बड़ा वेयर हाउस ऑपरेटर पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए। हम चाहते हैं कि एक छोटा सरमायादार जो अपने इलाके के अंदर, जिसके पास जमीन ऑलरेडी मौजूद है, वो इन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक वेयर हाउस बनाए, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपया, और उसको हम ये एश्योरेंस दें कि जब ये वेयर हाउसेस बन जाएंगे और ये मंडी ऑपरेट करना शुरू कर देगी, तो उस वेयर हाउस में लोग आके अपनी फसल जमा करवाएंगे और उससे वो एक अच्छी यील्ड जनरेट कर सकता है।
जो मार्केटिंग के ऊपर और फार्मर अवेयरनेस के ऊपर, मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो किसी एक एंटिटी को करनी पड़ेगी। वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कर सकता है और नेमत कोलैटरल मैनेजमेंट एक और कंपनी बनी हुई है, वो कर सकती है। और उसके लिए मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छा प्रोजेक्ट हो, अच्छी उसकी फिजिबिलिटी हो, तो इन्वेस्टमेंट लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट का, तो कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर डिमांड करे कि इसको आप SIFC का प्रोजेक्ट क्लियर कर दें ताकि उनको गारंटी हो कि उनकी प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स रिपेट्रिएट हो सकेंगे। हमारे मुल्क के अंदर बहुत कैपिटल अवेलेबल है जो इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। DFIs, entities like CDC, DFID, Bill and Melinda Gates Foundation, they are very eager to invest in this sector because ये एक फार्मर के भले की एक चीज है। और पूरी दुनिया में लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप एक आम फार्मर का भला कर सकें। ठीक है खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेटिंग में इंशाल्लाह इस पर हम मजीद करेंगे कि किस तरह से चारों सूबों में इसको ऑपरेशनल किया जाएगा और PMX के प्लेटफॉर्म पर किस तरह ये कनेक्टिविटी बरकरार रह सकेगी। CEO PMX खुर्रम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।